Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Ruqayya Farooq from Team at Sparker, and in this video I am going to talk about angina pectoris. Angina is a very common cause of chest pain. ये एक कार्डिक पेन है और ये रेट्रोस्टर्नल है, which means कि it radiate from arm, neck और jaw. Angina is a type of ischemic heart disease, जिसका मतलब है कि ये इस्कीमिया की कंडीशन की सूरत में जो पेन होता है वो कहलाता है एंजाइना। ये एक बहुत ही इंटेंस और कॉन्स्ट्रिक्टिंग पेन होता है। अगर हम इसकी पैथोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर इस्कीमिया के दो रीज़न्स हो सकते हैं कि अगर हमारे हार्ट की जो नॉर्मल ऑक्सीजन सप्लाई है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो उसको अमाउंट रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन की वो नहीं मिलती ड्यू टू एनीमिया या फिर प्लग क्लॉट फॉर्मेशन, तो हार्ट के अंदर इस्कीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है। एनीमिया की कंडीशन में ब्लड की डेफिशिएंसी है और उस ब्लड डेफिशिएंसी की वजह से ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज्ड है और ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ होने की वजह से ऑक्सीजन हार्ट तक नहीं पहुंचेगी। दूसरा रीज़न है प्लग या फिर क्लॉट की फॉर्मेशन अगर हो गई है वेसल्स के अंदर, तो उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्लड फ्लो या फिर ऑक्सीजन हार्ट तक नहीं पहुंच पाएगी। दूसरी कंडीशन इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड। जब हार्ट की इंक्रीज्ड ऑक्सीजन डिमांड पूरी नहीं होगी, क्योंकि डिफरेंट कंडीशंस के अंदर जब हमारी बॉडी हमारी बॉडी में जब कार्डिक वर्कलोड इंक्रीज़ हो जाता है ड्यू टू फिज़िकल एक्टिविटी या फिर स्ट्रेस या फिर एक्सरसाइज एक्साइटमेंट की कंडीशन है, तो हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो मसल्स हैं, उनको ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इसकी वजह से हार्ट के ऊपर कार्डिक वर्कलोड इंक्रीज़ होता है और हार्ट की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। अब कॉरोनरी आर्टरी में जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो डेली सप्लाई को तो अफेक्ट नहीं कर रही, लेकिन इस कंडीशन में जब डिमांड इंक्रीज़ हुई है अब ये अफेक्ट करेगी और इसकी वजह से डिमांड जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी और ये रीज़न होगा इस्कीमिया का। अब अगर हम बात करें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की, तो ये कंडीशन एंजाइना से ज़्यादा वर्स होती है, क्योंकि यहाँ पर मायोकार्डियल इस्कीमिया की वजह से नेक्रोसिस होना शुरू हो जाती है मसल्स की और मसल्स को बिल्कुल भी ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो डैमेज की तरफ जाते हैं और इस कंडीशन को हम कहेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। नाउ अगर हम बात करें कि एंजाइना का जो कॉज़ है इस्कीमिया, उसका रीज़न क्या है, तो उसका मोस्ट कॉमन रीज़न कॉरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस है। यानी कि अगर यहाँ पे हम देखें तो ये कॉरोनरी आर्टरी है, यहाँ पर प्लग अभी बिल्डअप होना शुरू हुआ है, तो ये कॉज़ करेगा कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़। इस केस में प्लग इतना ज़्यादा फॉर्म हो चुका है कि अब ये अफेक्ट करेगा सप्लाई और डिमांड को, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे एंजाइना। और यहाँ पर प्लग की वजह से एक ब्लॉकेज हो गई है, यहाँ से बिल्कुल भी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जाएगी या ब्लड फ्लो नहीं होगा, तो अब इस इस्कीमिया की वजह से नेक्रोसिस होगी और इसे हम कहेंगे हार्ट अटैक। अब हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स की, तो एंजाइना के रिस्क फैक्टर्स में आ जाता है स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हाइपरलिपिडीमिया और ओबेसिटी। नाउ कम टू इट्स टाइप, तो एंजाइना की 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली है स्टेबल एंजाइना, इसके बाद है अनस्टेबल एंजाइना और वेरिएंट या फिर प्रिंजमेटल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना जो है वो इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड पूरी ना होने की वजह से होता है। इसको हम स्टेबल एंजाइना इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कॉरोनरी आर्टरी में जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो फिक्स्ड होती है और इस फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो पेन का ड्यूरेशन है, यानी कि जो एक पेन का एपिसोड हुआ, यानी यहाँ पर एपिसोड ऑफ पेन और दूसरे एपिसोड ऑफ पेन का जो बीच का ड्यूरेशन है वो, और जो एफ़र्ट लग रही है पेन को इंड्यूस करने में वो सेम रहेगी और टाइम टू टाइम वेरी नहीं करेगी, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं स्टेबल एंजाइना। ये इजीली रिलीव हो जाता है बाय नाइट्रोग्लिसरीन और रेस्ट से, क्योंकि जब पेशेंट जो है वो रेस्ट की कंडीशन में आएगा और उसकी हार्ट की जो डिमांड है वो नॉर्मल हो जाएगी, तो ये एंजाइना
के जो सिम्टम्स हैं वो रिलीव हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं अनस्टेबल एंजाइना की। यहाँ पर कॉर्नरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा है कि अब वो नॉर्मल सप्लाई ऑफ हार्ट को अफेक्ट करेगी और यहाँ पे ये रिलीव नहीं होगी नाइट्रोग्लिसरीन से, या फिर ये कंडीशन रेस्ट से भी रिलीव नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल सप्लाई ही अफेक्टेड है। तो यहाँ पर हॉस्पिटल एडमिशन रिक्वायर होगा। अब हम बात करते हैं तीसरी टाइप की, जो है वेरिएंट या फिर प्रिंज़मेटल एंजाइना। यहाँ पर कॉर्नरी आर्टरी में एक तो ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है और किसी वजह से अगर कॉर्नरी वेज़ोस्पाज़म हो जाए, यानी कि कॉर्नरी आर्टरी में कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, तो जो कंडीशन होगी इस्कीमिया की और जो एंजाइना कॉज होगा वो होगा वेरिएंट या फिर प्रिंज़मेटल एंजाइना। ये एंजाइना किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी या फिर एक्सरसाइज से रिलेटेड नहीं होगा। यहाँ पर किसी वजह से कॉर्नरी आर्टरी में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी और उस वजह से इस्कीमिया डेवलप होगा। अच्छा, यहाँ पर ये एंजाइना नाइट्रोग्लिसरीन से भी रिलीव हो जाएगा और यहाँ पर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस की, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो किया जाता है वो ईसीजी है। एंजाइना के अंदर हमें जो फीचर देखने को मिलता है वो एसटी सेगमेंट डिप्रेशन मिलता है या फिर टी वेव इन्वर्जन। ये नॉर्मल टी वेव है और ये इन्वर्टेड टी वेव है। एंजाइना के अंदर हमें एसटी डिप्रेशन मिलेगा। स्टेबल या अनस्टेबल की मैं बात कर रही हूँ, इसमें एसटी डिप्रेशन मिलेगा और टी वेव इन्वर्जन मिलेगी। समटाइम्स टी वेव इन्वर्ट मिलती है, समटाइम्स नहीं भी मिलती। अब हम अगर बात करें वेरिएंट एंजाइना की या फिर एमआई की, तो यहाँ पर एसटी सेगमेंट हमें एलिवेटेड मिलता है। इसके बाद जो टेस्ट किया जाता है वो ईटीटी यानी एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट, कार्डिक एंजाइम्स यानी ट्रोपोनिन और क्रिएटिनिन काइनेज, एलडीएच, ये सब देखे जाते हैं। इसके अलावा किया जाता है थैलियम स्कैन। अब हम आते हैं, कुछ हम ऐसे फीचर्स को डिस्कस करेंगे जिसकी बिना पर हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन एंजाइना एंड एमआई। तो सबसे पहले हम देखते हैं चेस्ट पेन ड्यूरेशन को। अगर तो चेस्ट पेन का जो ड्यूरेशन है वो लेस दैन 30 मिनट्स है तो वो एंजाइना है। अगर वो 30 मिनट से ज़्यादा का पेन का ड्यूरेशन है तो वो एमआई है। ईसीजी की अगर बात करें तो ईसीजी में मैंने आपको अभी पीछे ही बताया है इन्वेस्टिगेशंस में कि एंजाइना के अंदर हमें एसटी सेगमेंट डिप्रेशन मिलेगा, जबकि एमआई के अंदर हमें एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मिलता है और क्यू वेव भी नज़र आती है। अब हम बात करें एंजाइम्स की, लाइक ट्रोपोनिन, क्रिएटिनिन काइनेज और एलडीएच की, तो एंजाइना के अंदर ये एंजाइम्स नॉर्मल होंगे, जबकि एमआई के केस में ये एंजाइम्स रेज होंगे। अगर हम इरिथमियास की बात करें तो एंजाइना में हमें इरिथमियास जो है वो नहीं मिलती कॉमनली देखने को, लेकिन एमआई के केस में हमें इरिथमियास कॉमनली मिलती है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि वेरिएंट एंजाइना और एमआई दोनों में हमें एसटी सेगमेंट एलिवेट मिलता है। तो सवाल ये आता है कि अब दोनों में हम किस तरह से फ़र्क करेंगे। अगर हमें एसटी सेगमेंट एलिवेशन के साथ कार्डिक एंजाइम्स नॉर्मल मिलते हैं तो इसका मतलब है कि वो वेरिएंट एंजाइना है, और अगर हमें एसटी सेगमेंट एलिवेशन के साथ कार्डिक एंजाइम्स रेस मिलते हैं तो इसका मतलब है कि वो एमआई है। नाउ हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की, तो यहाँ पर हम सब लिंगुअली नाइट्रोग्लिसरीन यूज़ करते हैं और इसकी फ़र्स्ट चॉइस जो है एंजाइना की वो बीटा ब्लॉकर्स है, अनटिल कि वो किसी पेशेंट के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ना हो, जैसे कि एस्थमा या सीओपीडी का पेशेंट है या डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो उसके अंदर बीटा ब्लॉकर्स को अवॉइड किया जाता है और हम स्विच करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की तरफ। बीटा ब्लॉकर्स में जो यूज़ करेंगे वो मेटोप्रोलॉल, एटिनोलॉल, प्रोप्रानोलॉल और इस्मोलॉल यूज़ करते हैं नॉर्मली, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन, निफेडिपिन, डिल्टियाज़ेम और वेरापेमिल यूज़ किया जाता है। नाइट्रेट्स की बात करें तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं आइसोसोर्बाइड डायनाइट्रेट और आइसोसोर्बाइड 5 मोनोनाइट्रेट। एंटीप्लेटिलेट्स में हम यूज़ करते हैं एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई पेशेंट है जिसमें एक से ज़्यादा डिजीज़ हैं और हमें ट्रीट करना है, उसको एंजाइना की जो है वो ट्रीटमेंट भी देनी है, तो किस तरह से जो है वो उसकी चॉइस होगी। अगर तो वो पेशेंट जो है उसको कोई भी डिज़ीज़ नहीं है तो यहाँ पर हम लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स तीनों में से कोई भी जो है यूज़ कर सकते हैं। फिर वो पेशेंट के अकॉर्डिंगली जो है वो सिलेक्ट की जाती हैं। अगर तो पेशेंट को रीसेंट एमआई हुआ है तो यहाँ पर हम लॉन्ग
एक्टिंग नाइट्रेट्स और बीटा ब्लॉकर्स तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि कैल्शियम जो है वो हार्ट की कंडीशन को वर्स कर देगा। एस्थमा COPD के पेशेंट में बीटा ब्लॉकर्स यूज़ नहीं करेंगे, नाइट्रेट्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हम यूज़ करेंगे। रेनल फेलियर के पेशेंट्स में हम ये तीनों यूज़ करेंगे, लेकिन बीटा ब्लॉकर्स विल बी लेस इफ़ेक्टिव इन दैट केस। डायबिटीज़ में भी सेम जो है वो हम बीटा ब्लॉकर्स यूज़ नहीं करेंगे, और हाइपरटेंशन के केस में हम यूज़ तीनों करते हैं, बट लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स यहाँ पर लेस इफ़ेक्टिव होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।